क्या था, मोहित इज एन एंटरप्रेन्योर, ही स्टार्टेड अ स्टार्टअप विद द इन्वेस्टमेंट दिस। अच्छा हाँ, कल करा था हमने। इसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया $14,600 का, ठीक है। अब ये उसका खर्चा है, शायद एक्सपेंसेस है, खर्चे माने अगर कंपनी कोई खोलेगा तो कोई उसने एरिया किराए पे लिया होगा, $1000 वो किराए में देता है, $100 की इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा होता है, और बाकी के अदर एक्सपेंसेस $400, और ये एवरेज सैलरी जो देता है महीने में, लोग भी रखे हैं उसमें काम करने को, कंपनी खोली है तो $500 देता है। टोटल मिला के कितने का खर्चा कर लेता है? $2000 का वो खर्चा कर लेता है। ये खर्चा है उसका एक महीने का, इन 1 मंथ, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान इधर देंगे। ही हायर्ड 4 पीपल, इसने कितने पीपल, जो ये सैलरी वो दे रहा है, ये 4 पीपल को दे रहा है, 4 लोग उसने हायर किए, 4 people to run the operations. He was able to earn only operating cost in the first 2 months. पहले 2 महीने में वो खाली ऑपरेटिंग कॉस्ट ही निकाल पाया, मैंने खाली खर्चा ही खर्चा निकाल पाया, है ना, समझ रहे हो, बाकी का नहीं निकाल पाया। तो मतलब कहने का मतलब ये $2000 के आसपास ही निकाल पा रहा होगा पहले 2 महीने में, तो उतना तो खर्चा ही है। तो आगे क्या हुआ, फ्रॉम द 3rd month onwards he earned ऑन एन एवरेज $1200 पर मंथ। लेकिन तीसरे महीने से उसकी इनकम थोड़ी बढ़ गई, अब वो 3200 यानी $3200 के आसपास कमा पा रहा है तीसरे महीने से, यानी $2000 तो इसमें उसका खर्चा ही है महीने का, यानी $1200 के लगभग उसको हर महीने बचत होगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये पूछ रहा है आगे क्वेश्चन, इसने क्या किया, क्वेश्चन सुनो, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बारी रहो, आफ्टर हाउ मेनी, एक करा उसने 14,600, एक महीने में लगभग कितने बचत कर रहा है, 12,000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 12.1 के लगभग आ रहा है, मतलब 13वां महीना भी लगी गया एक तरीके से, है ना, 13वां भी स्टार्टिंग इतना ही आ रहा था, 12 पॉइंट, 11 पॉइंट तो नहीं आ रहा था। अब इसमें इसने 2 महीने तो पहले ही खर्च हो चुके हैं, वो भी तो जोड़ोगे, तो कितने आ गए, 14। आंसर इसका कितना था, 15, 14.1 हो जाएगा। इसने कहा अगला महीना भी तो लग ही गया है, उसको भी काउंट कर लेते, तो 15 महीने में लगभग, ठीक है, कितने महीने में, 15 महीने, 15 महीने बाद वो अपना सारा जो लगाया हुआ पैसा था वो उसने निकाल लिया, कंपनी में इन्वेस्ट जितना किया था कंपनी स्टार्ट करने के लिए, अब वो जितना भी कमाएगा वो सब उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, अब क्या कमाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। ना ये वाइट हो जाता है बोर्ड पूरा, रिकॉर्डिंग में ये कुछ नहीं दिखाई देता, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, पता नहीं क्या है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है। अगला है, मोहित हायर सम मोर एम्प्लॉयज़ वंस ही रिकवर्ड हिज इन्वेस्टमेंट। जैसे ही उसका पैसा निकल गया, भाई पहले तो उसे कम से कम ही लोग रखने थे, जिससे कि पहले तो मेरा लगाया हुआ पैसा वापस आए, इन्वेस्टमेंट कम हो, थोड़ा फ़ायदा हो जाए और लागत निकल आए। जब उसका पैसा निकल आया जितना उसने इन्वेस्ट किया था, फिर उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई, उसने कहा कुछ और लोग रख लेते हैं, भाई काम बढ़ाना है तो ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे, हैं, तो उसने कहा कि कुछ और लोगों को हायर कर लेते हैं, तो उसने कुछ और लोग हायर कर लिए। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शोन हिज ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर हायरिंग। जब उसने कुछ लोग और हायर कर लिए तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कौन बताए, उसके लिए आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब एल्जेब्रा की फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में उसको दिखाना क्या हो सकता है। देखो जब वो कुछ लोग और हायर करेगा, कुछ कहा उसने, सम बताया नहीं है कि कितने हायर किए, ठीक है ना, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे में कोई फर्क आएगा, अदर एक्सपेंसेस में कोई फर्क आएगा, सिर्फ सैलरी में फर्क, किसमें फर्क आएगा, सैलरी, ठीक है ना, सैलरी और देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर उसने एक्स लोग हायर किए, एक्स लोग और हायर कर लिए उसने, है ना, तो एक्स क्या क्या बनेगी अलजेब्रिक इक्वेशन, इनका कुछ काम नहीं था उसमें, खाली ये $1200 और इसका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का था। हाँ हाँ ठीक है, प्रॉफिट का किया, सही बात है, प्रॉफिट तो 1200 का ही, ठीक है, तो 500 रुपये एक बंदे की है,
500 रुपये एक बंदे की है, $500 ये एक बंदे को दे रहा वो। 4 बंदों को कितने दे रहा है? 4 को देगा 2000। अब हमने जितने भी बढ़ा लिए, हमें नहीं पता कितने बढ़ाए, x और रख लिए, कितने और रख लिए? x और रख लिए, तो इनको कितना देगा? 500x। कितना देगा? 500 रुपये। तो फर्क सिर्फ किसमें पड़ा? सैलरी। तो बाकी का खर्चा जो था, जो हमने इसको जोड़ा था वो कितना आ रहा था? मतलब 4 बंदे जब तक थे तब तक ये खर्चा कितना आ रहा था बेटा? 3500 आ रहा था ना। तो 3500 तो पुराना तो जितना था उतना है ही। 3500 तो पहले जितना था उतना है ही, और प्लस उसने मान लिया x लोग और रख लिए, तो 500x और रख लिया उसने। 500x खर्चा और बढ़ गया। यही तो हुआ। सैलरी भी तो खाली सैलरी तो बढ़ी और कुछ थोड़ी ना बढ़ा। अब इसमें से तुम्हें दिख रहा है कि 500 कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा? 7 + 5x यही होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 500 × x वाला चाहे तो पहले लिख लो 5x + 7 ऐसे भी। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कह रहे हैं अलजेब्रा की फॉर्म में दिखाओ कि अब उसका कितना खर्चा है, किसकी फॉर्म में दिखाओ? ठीक है, आगे बढ़ जाए। समझ में आया? एक्स्ट्रा खर्च सिर्फ किसमें होगा? सिर्फ सैलरी। तो उतनी सैलरी और ऐड कर देंगे, तो अब खर्चा बताओ कह रहे हो जब उसने ज़्यादा लोग बढ़ा दिए। अब जैसे अगर तो वो हमें ये बता देता कि उसने 4 लोग और बढ़ा दिए फॉर एग्जांपल, तब तो हम सीधा ही 3500 पहले खर्चा हो ही रहा था, उसमें 2000 और जोड़ देते, तो हम बता देते कि 5500 हो रहा है। पर उसने कहा कि सम पीपल और बढ़ा दिए, है ना। अब सम पीपल, वो सम कितना है हमें तो पता नहीं, उसको हमने x सपोज कर लिया, लेट x लोग और बढ़ा दिए, तो x × 500 हो गया, और उसको पुराने खर्चे में ऐड कर दिया। 3500 था, ये भास्कर 100 क्यों गया? सीधे बैठो। 3500 + 500x, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी इसका भी देखेंगे आंसर, इसमें क्या लिखा है। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है ना ये। A linear equation can be written as this। देखो ये है ना बेटा ax + b, इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? ax + b को क्या बोलते हैं? कौन बोल रहा है? खड़े होके बताओ, खड़े होके, थोड़ी तमीज भी सीखो ना। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पूछ रही हूँ। ax + b इक्वेशन जो इसको क्या बोलते हैं? हाँ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बैठ जाओ। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? A linear equation can be written as this, where a and b are constant. Write the equation this in the form of this। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, कई बार आता है। एक इक्वेशन दे देंगे, उसको कहेंगे इस तरीके से लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म। किस तरीके से लिखो? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक साइड 0 होता है। क्या होता है? एक साइड 0। क्या इसमें एक साइड 0 है? तो हमें अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हमें पूरी इक्वेशन एक साइड ले जानी है और दूसरी साइड क्या लाना है? 0। तो हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 3x - 1 = 5, तो यहाँ देखेंगे सारे बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करो। 3x - 3 = 10x + 5। अब उधर ले जाते हैं, इधर ले जाने में ज़्यादा सही है ना, पॉजिटिव रहेगी इक्वेशन। तो 10x अपनी जगह पर ही है, इसको हमने नहीं लिया। 3x को उधर लेके तो इसमें से माइनस हो जाएगा। 5 अपनी जगह पर ही है, इसको कुछ नहीं किया। 3 को इधर लेके तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x, और ये क्या हो जाएगा? +3 = 3। अब देखो ये इस तरीके की हो गई, नहीं हो गई? अरे इसी तरीके की हो गई या नहीं हो गई? अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप समझ जाओगे कि a 7 है और b कितना है? आ गया। तो इसको कहते हैं किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपसे कोई कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0। और अगर आपसे कोई पूछे क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। क्लियर है? सबको क्लियर है? इनको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।
और कई बार 9th क्लास में लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही शायद आया था, और वो दोनों चीज़ में आया था, मतलब 9th के मेन एग्जाम में भी आया था, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन, और फिर सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आई सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी हमने ये क्वेश्चन रिपीट किया, और ये क्वेश्चन 90% बच्चों ने गलत किया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, खाली इस फॉर्म में लगा के दिखाना था। हमने कई सारे क्वेश्चन दे दी, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया था मैंने, 3 इक्वेशन मैंने नहीं दिया था, फाइनल और सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आरओ से आता है। तो 3 इक्वेशन थी, 1-1 नंबर की, और सिर्फ इतना ही था कि इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा, ठीक है, तो वो लगा नहीं पाए 90% बच्चे, पता ही नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लगेगा, और उसमें सॉल्व भी कुछ नहीं करना था। जैसे मान लिया मैं ऐसे दे दूँ एक इक्वेशन आपको, 4x² = 7x + 3, मान लिया ये दे दीजिए, और आपसे कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा, सॉल्व कुछ नहीं करना, आपको इसको इधर ले आना है, ये स्टैंडर्ड, और अच्छे से, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे प्लस के ही साइन आने चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4x² + -7x कर देंगे ब्रैकेट में, प्लस -3 = ये हो गई ax² + bx + c = 0। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 90% बच्चों ने गलत किया, 3 नंबर फ्री के थे एकदम, सप्लीमेंट्री में भी गलत करा, मेन एग्जाम में भी गलत करा। तो जब जो चीज़ जहाँ पे बताई जाती है ना बेटा, वहाँ पे ध्यान देना होता है। आप क्या करते हैं? हाँ बोलो। जैसे हमने आंसर निकाल दिया तो उसके नीचे से जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने होता है वो इक्वेशन भी लिखनी है, सिर्फ आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ना, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दूँ 5x² + 7x = 9, और आपसे कहूँ इसमें कोफिशिएंट बताओ सारे, x² का, x का और बाकी सारे कोफिशिएंट्स बताओ, तो उससे जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें कोफिशिएंट की जरूरत होती है, तो हम इसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन। क्या करते हैं? कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से, इससे हम इसकी कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है ना कि दोनों एक ही जैसी फॉर्म में लिखे हो, तो हम इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 5x² + 7x प्लस ये 9 इधर जाके माइनस होगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब ये इसी का जैसा दिख रहा है, देखो, तो जब आप कंपेयर करेंगे ना इसके नीचे इसको लिख के, तो आप बता पाएंगे बहुत आसानी से कि A 5 है, B 7 है और C -9 है। तो कोफिशिएंट हम तभी बता पाएंगे सही से, बिना गलती के, जब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। फिर उसकी तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से कंपैरिजन करेंगे, और लीनियर है तो लीनियर से। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। बस इतना ही है, इसमें 9 ही, ये 10 भी है। 10 के लिए फिर क्वेश्चन ही अलग है, 10 का उससे रिलेटेड नहीं है 10th क्वेश्चन, 10th के लिए क्वेश्चन अलग दिया है। ये पढ़ो जरा। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ही वर्क, हर वर्क इज शोन बिलो। ये लीनियर इक्वेशन थी जिसको उसने सॉल्व करा इतने स्टेप्स में। देखो क्या करा उसने, पहले इसने एलसीएम लिया, तो 2, जैसे सबके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे, तो ये है 2x + 2x - 3 = x/2 -5। तो पहले इसको क्या करोगे, एक बीच का स्टेप खा दिया इसने, वैसे खाया तो नहीं है। 2x - 3 = यहाँ पर आप इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा x - 1 2 जा 2 10 हो जाएगा। तो तब अगली लाइन में ये यहाँ आ जाएगा, अगली लाइन में इसकी अगली लाइन ये आएगी, जो इसने ये वाली लाइन लिखी है वो ये आएगी 2 × 2x - 3 = x - 10। होगा या नहीं होगा? ये है। हाँ तो सुनो फिर, x - वो यही तो बता रहा है, उसका वर्क ये है, उसको एग्जाम में समझो ये इक्वेशन मिली सॉल्व हो गई, ठीक है। उसने ऐसा किया, फिर स्टेप 2 में इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, स्टेप 3 में जो भी करा, 4 में करा, ये करा, वो करा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है,
इज साशा सॉल्यूशन करेक्ट? इफ नॉट, विच स्टेप डिड साशा मेक एन एरर? क्या उसका एक्सप्लेनेशन ठीक है? अगर नहीं है तो उसने किस स्टेप में गलती करी? पहले ही स्टेप में गलती करी। इसके हिसाब से जो पहला स्टेप है वही उसने क्या कर दी, मिस्टेक। इस ट्रू को तब तक वहाँ नहीं ले जा सकते जब तक कि इन दोनों का एलसीएम लेके ये 10 ना मिले। जब कॉमन होता है ना, जब होल अपॉन होता है, ये सिर्फ ये 2 सिर्फ x के अपॉन में है, 5 के अपॉन में नहीं है। जब होल अपॉन, होल का मतलब होता है जितने भी टर्म इस साइड है सबके अपॉन में होना चाहिए, तभी इसको दूसरी साइड ले जा सकते हैं। अगर यहाँ 3 टर्म होते, मान लें -3 भी होता, तो फिर इसके नीचे भी एलसीएम लेके 1 मान के तब ये भी 3 2 6 होता है यहाँ पर, तब उधर जाते हैं। ठीक है, तो खाली 1 के नीचे है या 2 के नीचे है, फिर 1 के नीचे नहीं, तो उसको उधर नहीं पहुँचा सकते जब तक उसको होल अपॉन में नहीं लाएगी। और होल अपॉन में कैसे लाते हैं? एलसीएम लेके ऐड करते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई करके, तब होल अपॉन आता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसको आप सॉल्व करके करिए। आज की सभा समाप्त। चैप्टर 2 के क्वेश्चन भी समाप्त। 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि मैं उनको समझा के करूं। आपको डिटेल में सॉल्व करके करने हैं, सारे आंसर नहीं लिखने। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मंडे के दिन मैं कॉपी चेक करूंगी आपकी। कौन सी वाली? CBM। आज क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत है आपके लिए। मंडे को 2 चैप्टर का काम मुझे कंप्लीट, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 में मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे? 10। 20 क्वेश्चन होने चाहिए, 20 क्वेश्चन बहुत थोड़े होते हैं। सारे आपको क्लास में कराए हैं। अगर कोई दिक्कत है, अगर किसी का काम कंप्लीट है, बीच में क्वेश्चन छूटे हैं, कोई एब्सेंट था, तो वो वीडियोस को देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन मतलब पुरानी जो मिल जाएगी आपको, सब मैंने नहीं डाली हुई है, जो डाली होगी वो देख लेना, वहाँ से कर लेना। ठीक है, घर पे इस साइड को खोल लेना, जब साइड भी हाथ में खुली रहेगी और वीडियो भी देख लोगे तो आपको समझ, वैसे कभी कभी वाइट आता है, इसमें दिखाई नहीं देता, पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को मैम सॉल्व करके बता रही है। ठीक है, तो एक तरफ अपने यहाँ देखिए, बोर्ड भी खोल लेते हैं थोड़ा सा। अरे तुम्हें यही नहीं दिख रहा तो बोर्ड खोल के कहा, इससे ज़्यादा जूम करना पड़ा, तुम आगे बैठ जाओ, मैं यहाँ को में प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, द फ्लोर ऑफ अ हाउस कैन बी मेड बाय laying wooden planks parallel to one another। ठीक है, आगे बैठ जाओ। जिसको नहीं दिखाई दे रहा, वैसे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो आगे बैठ जाओ। आप मेरे को बीच में डिस्टर्ब मत करना। जिसको लग रहा है नहीं दिख रहा, बिना मुझसे पूछे उठ के आइए और आगे बैठ जाइए। इट मीन्स ये है कि तुम्हारी आंखों में दिक्कत है, क्योंकि 10th क्लास में भी बच्चे कहते नहीं दिख रहा। आज मैंने सबसे पीछे खड़े होकर देखा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यानी कि जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है उसकी आई साइट में प्रॉब्लम है, जाके आप डॉक्टर को चेक कराइए, आपको चश्मे की जरूरत है। ठीक है, ये कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ अ हाउस कैन बी मेड बाय लेइंग वुडन प्लैंक्स पैरेलल टू वन अनदर। अनुज यूजेस प्लैंक्स ऑफ लेंथ एंड विड्थ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फॉर मेकिंग द फ्लोर ऑफ हिज हाउस। क्या कह रहे हैं, समझ आ गया आपको? आप अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं, दूसरी पेंसिल है रबर वाली दे दो। अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं, अरे घर पे टाइल्स लगवाते हैं, तो टाइल्स की तरह ही इसने वुडन प्लैंक बिछवाने। ये कह रहा है मुझे टाइल नहीं लगवानी, मुझे घर के फ्लोर पे लकड़ी के टुकड़े लगाने हैं। ठीक है, पैरेलली, और जिनकी लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ एंड ब्रेथ ये है 150 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, इस तरीके से लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, इस तरीके से पैरेलली इसने लगाने हैं वुडन प्लैंक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या, ये तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी उसने। अब इससे बेस करके क्वेश्चन क्या पूछे, द फ्लोर ऑफ हिज स्टडी, अच्छा उसका स्टडी रूम होगा इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, उसका स्टडी रूम जो उसका फ्लोर रेक्टेंगुलर है, जिसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये लेंथ और ब्रेथ जो है प्लैंक, वुडन प्लैंक की, वो सेंटीमीटर में है, और जो उसका फ्लोर है रूम का वो मीटर में दिया है। हमेशा मैथमेटिक्स में जब कैलकुलेशन करनी होती है तो वो सेम यूनिट में ही होती है, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को मीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू कवर इट्स फ्लोर। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में होते हैं, बस इस बार उसने आपको कनेक्ट कर दिया होम से कि घर है, घर के जैसे टाइल्स बिछाते हैं ऐसे करना। तो अब हमें क्या चाहिए इसमें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए और एरिया ऑफ प्लैंक चाहिए, बस यही चाहिए। तो डिवाइड करने से तो पता चल जाएगा कि कितने लकड़ी के प्लैंक्स लगेंगे। ठीक है, हाउ मैंने पूछ रहा है ना, मिनिमम नंबर,
तो एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए। अब फ्लोर को या तो आप इसमें चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, लेंथ को तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450। इसको करेंगे तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। ये हो गई उसके फ्लोर की लंबाई और चौड़ाई। फ्लोर का एरिया क्या होता है, फ्लोर कैसा है उसका, रेक्टेंगल के आकार का है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और जब रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसके जो फ्लोर का एरिया हम ऊपर रखेंगे वो हो जाएगा 450 इंटू 300। होगा कि नहीं होगा। नीचे वुडन प्लैंक का एरिया आएगा, तो वुडन प्लैंक का एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू 330। ठीक है, समझ गए। ज़रूरी नहीं था कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके रखूँ, मैं ऐसे भी रख सकती हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें, तो और आसान हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 50 इंटू जा 30 हो गया, 3 से 45 15 जा करता है, 50 इंटू जा फिर से 30 हो गया। तो कितने वुडन प्लैंक्स लगेंगे, 30 लगे। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाएं। यहाँ देखो हो गया, आगे बढ़े। तुझे हंसी क्यों आ रही है सामने हैं? अरे सब कर लेंगे इसको। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को मन में। Anush lays a wooden floor for a kite shaped room। ठीक है, कैसा रूम है उसका, उसका अनोखा टाइप का रूम है, काइट के शेप का रूम का फ्लोर है ये है काइट शेप, ऐसा उसका रूम का फ्लोर अनुज का। ठीक है, he places the strips such that they are perpendicular to the longest side। सबसे लंबी साइड जो है ना, जो भी होगी उसके परपेंडिकुलर उसके कुछ स्ट्रिप्स बिछाए। ठीक है, सबसे लंबी साइड जो है उसके परपेंडिकुलर ये है स्ट्रिप, एक उसने दिखा रखी है इस तरीके से। ठीक है, ऑफ द रूम वर्टिकली ऊपर की तरफ को। वन स्ट्रिप इज शोन, एक आपको दिखा रखी है। अगर आपको ये इसलिए दिखा दी उसने कि अगर आपको आइडिया ना आए कि किस तरीके से वो फ्लोर पे स्ट्रिप लगा रहा है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिखाया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू कवर इट्स फ्लोर। क्या होगा मिनिमम नंबर, ये आगे भी जाएगी, पता नहीं कितना बिछाया है इसने, क्या होगा, अरे क्या होगा, आपको इस फ्लोर का डायमेंशन यहाँ दिख रहा है, देखो ये 30 है लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये 30 है, दिख रहा है आपको 30, ये 30 है और ये 15 है और ये भी क्या है 15 है। ठीक है, अब आपको ये साइड नहीं पता कितनी होगी, जब ये काइट शेप कह रहा है तो ये भी 30 होगी। बेटा जो काइट शेप होता है ना उसकी आपको प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, तभी तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपको सारी प्रॉपर्टीज बताते उसमें क्वाड्रिलेटरल की बताई नहीं बताई। काइट में ये ऊपर की दोनों साइड इक्वल होती है और नीचे की भी दोनों साइड इक्वल होती है। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 15 होगी तो ये भी 15 होगी और ये भी 15 है, ये उसमें दिखा रखा है। तो ये वाला ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पूछना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि कितनी स्ट्रिप्स लगेंगी, कितनी स्ट्रिप्स लगेंगी। ठीक है, कितनी लगेंगी आपको, वहां पर तो आपने इजीली निकाल लिया, वो तो रेक्टेंगल था, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया आपने। अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना, तभी तो प्लैंक के एरिया से इसको डिवाइड करोगे। आप मुझे बताएं इसका एरिया कैसे निकलेगा। ट्रायंगल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का ये क्यों, अगर इस ट्रायंगल का पूरा निकाल लें तो इसका नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, वेरी गुड, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का कहाँ पता है ये है,
यही हाइट है, ठीक है। तो 1/2 बेस तो 30 हमको दिख ही रहा है। हाइट उतनी है जितनी प्लैंक की लंबाई है। प्लैंक कितना लंबा था? प्लैंक कितना लंबा था? 150 प्लैंक था। प्लैंक था ना, तो 150 सेंटीमीटर, ये 30 मीटर है। मीटर है तो इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए। और प्लैंक था 150 मीटर, कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1500 इंटू 150। बताओ कितना आ रहा है? 1500 इंटू 150 कितना आ रहा है? 15 या 225 होता है। 2,25,000 में क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया, तभी तो टोटल का होगा। अब इसमें ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 15, 15, 50। इसका एरिया कैसे निकलता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। √3/4 साइड कितनी है? 50, और 225 हो जाएगा। अब ये जो √3 है ना बेटा, इसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख लेंगे, ये होती है। इसको 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। बात को सुन लीजिए अच्छी तरीके से, वीडियो में देख लेना, अगर नहीं समझ आए दोबारा देखना। ये हो गया इस वाले ट्राइंगल का एरिया, और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया वो हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल उसके फ्लोर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास फ्लोर का एरिया आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? प्लैंक के एरिया से फ्लोर के एरिया को डिवाइड करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। कर लेंगे आप? अरे कर लेंगे, हाँ। लेकिन जो आपका आंसर आएगा, आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, सॉरी, यहाँ तो नंबर ऑफ प्लैंक्स ही है, आंसर खाली नंबर में जाएगा, ठीक है। हो जाएगा? अरे हो जाएगा, ये मैंने बता दिया, बस खाली आपको इसको कैलकुलेट करना। ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो वो टोटल एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा। और उसके बाद प्लैंक के एरिया से डिवाइड करना है। प्लैंक का एरिया कितना था? 150 इंटू 30 है ना, ऐसा ही पूछा है। 150 इंटू 30 उससे डिवाइड कर देंगे। कर लेंगे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप स्वयं करें, कुछ तो करें स्वयं। ये आ गया। फिर अनुज के घर का एक और आ गया। अच्छा ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन आपने तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली ये क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है आपको, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है ये चैप्टर को? तीसरा चैप्टर आपका क्या है? यही है, यही है। जो तीसरा चैप्टर आपने अपनी बुक में पढ़ा वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल लिया, उसी के लिए CBA क्वेश्चन है। मैंने आपको डे टू डे लाइफ से रिलेट करके उसी कंसेप्ट को सिखा रहा है। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो उसका फ्लोर था वो रेक्टेंगुलर था, तो आपको रेक्टेंगुलर का एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो ऐसा जानना चाह रहा है, आपने बता दिया। दूसरे वाले फ्लोर में काइट शेप था, तो वो जानना चाह रहा है कि आपको काइट शेप की प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, उसकी दो ऊपर वाली एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और नीचे वाली एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तीसरा वाला ये क्या है बताओ, इसका नाम ट्रेपेजियम। क्या है ये? ट्रेपेजियम। इसका ये वाली साइड नॉन पैरेलल होती है और ये साइड पैरेलल होती है, ठीक है। कोई मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताएगा? कुछ भी बोलना है बताओ। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, अगर हमें हाइट पता है तो, ठीक है। ये होता है, और हाइट अगर ऐसे दी होती तो ये दी है 20 और 10, अगर ये मान लिया दिया होता है 15 है, तो आप आराम से इससे एरिया निकाल सकते। हाँ, तो बस फिर यही फॉर्मूला लगा के एरिया निकल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एरिया बताइए? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 10 + 20 मल्टीप्लाइड बाय 8। 1/2, अरे लो गला पकड़ लो मेरा,
तुम सही कर लो ना। तुम दाल चावल खाने बैठे, तुम कॉपी पेन लेके बैठते क्यों? तुम कैलकुलेशन कर क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें हो क्या गया? 8th क्लास हाथ बांध के क्यों बैठे हो? कैलकुलेशन सारी मैम करेगी बोर्ड पे। ऐसे तो 10th क्लास नहीं बैठती है। पेन पेपर लेके बैठोगे भाई, कुछ तो करोगे या कुछ करना ही नहीं है। देखो सारे बैग में रखे हो ऐसे देख रहे हैं मैथ्स को। मैथ्स ऐसे हाथ बांध के पढ़ने की चीज है? यू आर लिसनिंग एनी स्टोरी? कमाल है भाई, कमाल है। मैम आपके एरिया आ ही जाएगा कैलकुलेट करोगे तो। बाकी सारे हाथ बांध के बैठे, बताओ ना पेन है हाथ में, ना कॉपी है, ना कुछ कर रहे हैं। कमाल ही है भाई, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। एरिया कितना आया? 120 मीटर स्क्वायर। कितना? 120 मीटर स्क्वायर। कैसे? मैम उधर पे 28 आ गया मैम। और 30 यहाँ पे, हाँ यहीं पर। मैम 28 पे आ गया। और प्लैंक का मीटर स्क्वायर है। प्लैंक का एरिया भी आपको पता है, लेकिन वो सेंटीमीटर में पता है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में स्क्वायर में चेंज कर लो। कितने जीरो लगेंगे? 4 मीटर स्क्वायर है। और नीचे प्लैंक का एरिया रखो। कितना आ गया? 12,000 क्या आ रही है? आंसर देखते हैं इसका। ये कितना है? ये 15 भी तो बचा है। 15 3 कितना होता है? 45 से डिवाइड करो। 45 से डिवाइड करो इसको, और जल्दी मुझे आंसर बताओ। 45 से डिवाइड करो और आंसर बताओ। 45 से डिवाइड करके जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा इसने? क्वेश्चन भी देखा मैं, हम तो सामने प्लैंक्स निकाले जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? ये तो देखा ही नहीं। अरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन देखा आपने? पहले का आंसर 30 आ रहा था। पहले का तो 30 आ रहा था, ये रहा। ठीक है। और बाकी में मैंने ये नहीं देखा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मैं सब में नंबर ऑफ वो ही निकाले जा रही हूँ। दूसरे में भी प्लैंक की पूछ रहा है, तो ये 14.6 आएगा। वो आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है। तीसरे वाले में कुछ और पूछ रहा है शायद ये। देखो ये क्या पूछे, कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। वो नहीं पूछ रहा, हम एरिया निकालने में लगे हुए जबरदस्ती। तीसरे में उसने एरिया पूछा ही नहीं है, नंबर ऑफ प्लैंक्स भी नहीं पूछा है, कुछ और ही पूछ रहा है। ये है, कहाँ गया? ये है, ये कह रहा है द फ्लोर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स हैविंग इक्वल एरियाज टू ले प्लैंक्स इन ईच एरिया। डिफरेंट कलर प्लैंक्स आर यूज, सजेस्ट अ वे टू विच इट कुड बी। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? कितने तरीके हो सकते हैं? कह रहा है क्या हुआ? कितने तरीके हो सकते हैं बताइए। इस ट्रेपेजियम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिला दो, और दूसरा और भी कोई तरीका हो सकता है।